एयर गन में जो छर्रे डलते हैं वो 600 स्मॉल सफेरिकल लेड पेलेट्स। तो एक पेलेट छोटा सा कह लो एक लोहे का लेड का बना हुआ बॉल है, जिसे वो एयर गन में छर्रे डलते हैं। ठीक है, तो उस तरह के 600 आपको सी 1 2 3 4 5 ऐसे करके 6 7 ये इस तरह करते करते यू हैव बीन गिवन, यूं कह लो ये 600 पेलेट्स छोटी छोटी, ये दिए हुआ है आपको। टास्क आपका ये है, टास्क आपका ये था कि यू हैव टू फाइंड, अब ये मैं आपको वो सवाल जो लिखवाया था ना लास्ट टाइम उसकी कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग दे रहा हूं। यू हैव टू फाइंड द डेंसिटी ऑफ दीज पेलेट्स। अच्छा बच्चों सॉरी मैं जहन में नहीं था उस वक्त, ये वाला टॉपिक भी आज उन्हें ना समझ आए, नहीं समझ आएगा इतना सही जिन्होंने मेरे साथ स्टार्टिंग मिस की हुई है। तो बिल्कुल परेशान मत हो, तसल्ली से सिर्फ देखते रहिए, आपको स्क्रैच से इस पॉइंट तक सारा क्लियर कराएंगे। ठीक है, तो हमारे पास पूरी रिकॉर्डिंग्स भी पड़ी हुई है क्लासेस की, और ऑन कैंपस क्लासेस भी आपकी हो जाएंगी। तो यू हैव टू फाइंड द डेंसिटी ऑफ दीज पेलेट्स। ठीक है, अब वो उसने ये हमें कहा था कि योर आंसर, कहता है जी जो जवाब आप लिखोगे योर आंसर शुड इंक्लूड, खुद उसने बताया हुआ है कि आपने आंसर में क्या क्या बताना है। कहता है योर आंसर शुड इंक्लूड द लिस्ट ऑफ एपरेटस टू बी यूज्ड। जरा मुझे बच्चों एक बात बताओ, वो कौन सा एपरेटस है जो इस तजुर्बे में आपको चाहिए होगा। ठीक है, जरा अब सुनना, एक मिनट में आ रहा हूं इस पे, पहले जरा इसका ना हम एक रफ रफ एक अंडरस्टैंडिंग समझ के बनाते हैं, देन वी विल गो फॉर द नीट आंसर जो 10 मार्क्स में बुलेट पॉइंट्स फॉर्म में हम आंसर लिखेंगे। जरा गौर कीजिए। तो व्हाट इज द लिस्ट ऑफ एपरेटर्स दैट यू नीड टू फाइंड। यार मुझे ये बताइए बच्चों, किसी भी चीज की डेंसिटी के लिए आप जरा सोचें, ये अभी मैं ना बात सुनो, आई एम नॉट गिविंग यू द आंसर अभी, ये मैं आपको अंडरस्टैंडिंग करा रहा हूं कि उस 10 मार्क्स के क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग कैसी होगी। जरा सुनो, देखिए मुझे एक बात बताएं, आपने उन छोटी छोटी पेलेट्स की डेंसिटी निकालनी है। डेंसिटी के लिए दो क्वांटिटीज चाहिए होती हैं, एक मास और एक उनका वॉल्यूम। ठीक है, एक मास चाहिए और एक वॉल्यूम चाहिए। मुझे एक बात बताओ, मास के लिए तो क्या एपरेटस चाहिए होता है। मास के लिए तो आपको एक इलेक्ट्रॉनिक, ये मैं भी सिर्फ फिलहाल रफ रफ अंडरस्टैंडिंग लिख रहा हूं, बाकी नीट आंसर इसका बताता हूं। आपको एक इलेक्ट्रॉनिक मास बैलेंस चाहिए, बीम बैलेंस नहीं कहते उसको, इलेक्ट्रॉनिक मास बैलेंस कह लेते हैं। वो जो आपने मिठाई की दुकानों पे देखा हुआ है ना, वो एक जो डिजिटल रीडिंग्स दे रहा होता है, वो उसमें मिठाई डालता जाता है, और वो बताया था आपको, ये पीछे हम करके आए हुए हैं। तो एक तो इलेक्ट्रॉनिक मास बैलेंस चाहिए फॉर द मेजरमेंट ऑफ मास ऑफ द पेलेट्स। फिर आपने वॉल्यूम ऑफ द पेलेट्स ढूंढने के लिए, वॉल्यूम ऑफ द पेलेट्स ढूंढने के लिए हमें कौन सी एपरेटस की जरूरत है। वॉल्यूम आप कैसे निकालोगे जी, वॉल्यूम के लिए आपको मेजरिंग सिलेंडर जो है वो चाहिए होगा, क्या नहीं। तो उसमें आप पहले थोड़ा सा पानी लोगे, या यूरेका कैन भी ठीक है, बट चलें सिलेंडर वाला कॉमन तरीका है तो वो कर लेते हैं। तो अब एक चीज छोटी सी जो आपने जहन में रखनी है, तो उसने सबसे पहले तो ये कहा, अब देखो मैं इसका जो है ना एक आपको एक छोटी सी बात जरा पहले अंडरस्टैंडिंग में सिखा दूं और भी बच्चों, अपार्ट फ्रॉम मेजरिंग सिलेंडर, तो इसका मतलब है एक तो हमें इलेक्ट्रॉनिक मास बैलेंस चाहिए, ये हमें किसके लिए चाहिए होगा, टू फाइंड द मास ऑफ द पेलेट्स। छोड़ दो अभी अभी अब्दुलरहमान, जाने दें, मैं आपको एक जो चीज सिखाना चाह रहा हूं इसको भी आई वुड सजेस्ट ओरली देखें, जस्ट लुक एट दिस ऑल अंडरस्टैंडिंग ओरली फर्स्ट,
देन आई विल मेक यू राइट अ नीट आंसर फॉर 10 मार्क्स। ये बड़ा ग्रैंड क्वेश्चन है, आपको आना चाहिए। इससे बड़ी जबरदस्त आपको क्लैरिटी हो जाएगी, किसी भी सब्सटेंस की डेंसिटी फिर आपको ढूंढना आ जाएगा। जरा देखिए जी, तो मास, इलेक्ट्रॉनिक मास बैलेंस चाहिए, एक आपको मेजरिंग सिलेंडर चाहिए। ये अभी हम नीट आंसर नहीं लिख रहे हैं, ये तो वैसे अंडरस्टैंडिंग बता रहा हूं। तो एक आपको मेजरिंग सिलेंडर चाहिए पैलेट्स का वॉल्यूम ढूंढने के लिए। एक आपको बच्चों एक एम्प्टी बीकर भी चाहिए होगा। बताता हूं, ये बड़ी जबरदस्त चीज है ये बात जो बताने वाला हूं। एम्प्टी बीकर, डज एनीबडी नो कि एम्प्टी बीकर का क्या रोल है इस वक्त इस एक्सपेरिमेंट में? बताइए जी। रूबा, मैं बताता हूं एक मिनट। एम्प्टी बीकर का मकसद पता है बच्चों क्या है? टू होल्ड दोस पेलेट्स। देखें, मुझे एक बात बताएं, अगर आप पेलेट्स को इधर देखें, आप पेलेट्स को ऐसे इलेक्ट्रॉनिक मास बैलेंस पे, ये होता है ना इस तरह का वो इलेक्ट्रॉनिक मास बैलेंस जो सर्टेन ग्राम्स की रीडिंग दे रहे हैं जो भी। अब अगर आप पेलेट्स को इस तरह सिंपली उसके ऊपर रख दोगे ऐसे, वो 600 पेलेट्स को, तो ये पेलेट्स तो बॉल लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, ये तो रोल करके कभी इधर गिरते रहेंगे, कभी उधर गिरते रहेंगे, कभी इधर कभी इधर कभी इधर। तो हम उसको पकड़ पकड़ के तो नहीं भागते रहेंगे ना, क्या ख्याल है जी? तो सुनो कि हम पेलेट्स को ऐसे सिंपली तो उस मास बैलेंस के ऊपर नहीं रख सकते, उन्हें होल्ड करने के लिए एक बीकर टाइप चीज तो चाहिए होगी ना। तो बीकर में डाल के उन्हें रखोगे तो आपको फिर कोई इनके गिरने वरने का इधर से कोई खतरा नहीं होगा। वरना तो देखो ये छोटे छोटे बॉल लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, आप इनको सिंपली वो मिठाई की दुकान में जो मास बैलेंस होता है उस पर रख दो, तो ये तो ऐसे रोल करके गिरते रहेंगे। ठीक है जी, बिल्कुल सही कह रहे हो। अब उसके लिए हमें इन पैलेट्स को होल्ड करने के लिए एक एम्प्टी बीकर चाहिए होगा। लेकिन मसला ये है कि उस तरह तो फिर उस एम्प्टी बीकर का भी अच्छा खासा वजन पैलेट्स के साथ शामिल होगा, यस और नो? तो फिर उसका क्या करेंगे? अब देखो ये सवाल बड़ा जबरदस्त आपका ना एज अ साइंस स्टूडेंट बेस से माइंड मेकअप करेगा कि यार चीजों को कैसे सोचना चाहिए, प्रैक्टिकल डिटेल्स क्या होती हैं। नहीं, थर्मोमीटर की राफे जरूरत नहीं है, थर्मोमीटर वैसे भी लेबोरेटरी में हम लैब कंडीशंस पे ही काम कर रहे होते हैं जी। तो टेल मी बच्चों, व्हाट इज द सोल्यूशन विद यू? आपके पास क्या हल है कि वो जो एम्प्टी बीकर सा है इस तरह का, ये बीकर है, इसमें हम पेलेट्स डाल के अब उन पेलेट्स का वजन मास बैलेंस से इनका मास नापेंगे। बट मुझे ये बताओ, नुकसान ये है कि आपके पास तो फिर पेलेट्स के मास के साथ साथ बीकर का वजन भी तो शामिल होगा ना, कि नहीं? तो क्या करना चाहिए फिर, कोई आइडिया है? जी, जबरदस्त यार, माशाल्लाह, आप में अकल काफियों में बहुत ज्यादा है। बिल्कुल ठीक जवाब दिया आपने कि यार पहले हम पेलेट्स को साइड पे रख के खाली बीकर का वजन नाप लेते हैं। क्या ख्याल है कि पहले खाली बीकर इसकी मास बैलेंस पे रख के रिकॉर्ड कर लेते हैं रीडिंग के जी, 100 ग्राम है, 200 ग्राम है, 300 ग्राम, कितना बीकर का मास है। देखो एक विजुअल दिमाग में ना एक वीडियो क्लिप बनाओ कि यार इलेक्ट्रॉनिक मास बैलेंस पे एक खाली बीकर रख के इधर रीडिंग उसकी पहले रिकॉर्ड कर लें कि मास ऑफ एम्प्टी बीकर इतना है। ठीक, फिर उसमें 600 पेलेट्स डाल के दोबारा उसका मास नाप लें। अब वो जो न्यू मास की रीडिंग आएगी वो ज्यादा रीडिंग होगी या कम? ज्यादा होगी, क्योंकि अब तो उसमें पेलेट्स का वजन प्लस बीकर का वजन दोनों शामिल है। अब उस टोटल मास में से वो जो खाली बीकर की रीडिंग है, खाली बीकर की जो रीडिंग निकाली थी, उस मास रीडिंग को क्या करूं, प्लस करूं या माइनस करूं? बोलो क्या करूं? माइनस करूंगा ना। देखो पेलेट्स प्लस बीकर का जो वजन आ रहा है उसमें से खाली बीकर का वजन जो रिकॉर्ड किया था उसे माइनस कर दिया जाए, तो पीछे सिर्फ सोचो, साफ सुथरा देखो, तकलीफ के बगैर हमें पेलेट्स का मास नहीं मिल जाएगा। क्या ख्याल है? तो सी, दिस इज हाउ साइंस विल इंप्रूव योर थिंकिंग स्किल्स। जी मैं बताता हूं जी सबको, ड्राइंग वाइज बताता हूं। देखो सबसे पहले आप क्या करो कि आप इस इलेक्ट्रॉनिक मास बैलेंस पे जरा गौर करना।
यहाँ वो डिजिटल रीडिंग देता है ऐसे करके, मिसाल जो भी इसकी रीडिंग आती है सर्टेन ग्राम्स। मैं सबसे पहले स्टेप 1 में ना, ऐसे सुन लो इधर, सबसे पहले जरा पहले इसकी ना एक तस्वीरी कहानी समझो, मत लिखो कुछ भी, डोंट राइट एनीथिंग, आई विल जस्ट एक्सप्लेन इट इन ग्रेट डिटेल, आपको समझ में आएगा यार, ये तो बात बड़ी आसान है। आपको सवाल तो समझ आया है ना कि आपको 600 छोटे छोटे बॉल लाइक पेलेट्स दिए हुए हैं, वो छरे, आपने उनका क्या ढूंढना है, यू हैव टू फाइंड द डेंसिटी ऑफ दीज पेलेट्स। तो वो कहता है कि आप अपने जवाब में एक एक्सपेरिमेंट कहता है डिस्क्राइब करें, आप इनका डेंसिटी कैसे ढूंढोगे। उसके लिए कहता है अपने जवाब में पहले तो बताइए क्या क्या इक्विपमेंट चाहिए। तो हमने कहा जी एक इलेक्ट्रॉनिक मास बैलेंस चाहिए, एक सिलेंडर चाहिए, खाली बीकर चाहिए, कि नहीं। तो पहले मुझे एक बात बताओ, बीकर तो इसलिए चाहिए था कि ये छोटी छोटी पेलेट्स हैं, डायरेक्ट अगर इनका वजन नापते तो ये पेलेट्स रोल ओवर होके कभी इधर गिरती, कभी इधर गिरती, कभी इधर कभी इधर। तो इन्हें होल्ड करने के लिए हमें वो करना पड़ेगा। जी लैला, ये बड़ा अहम सवाल आपने किया कि सर एक पेलेट की डेंसिटी क्यों ना निकाल ली जाए। इस पर मैं खुद भी आपसे एक सवाल पूछूंगा और उसका बड़ा एक लॉजिकल आंसर बताऊंगा। तो एक का नहीं करना, वजह बताता हूँ, आपको भी समझ में आ जाएगा कि एक का क्यों नहीं करना। तो सबसे पहले बीकर होल्ड करने के लिए पेलेट्स को चाहिए, तो आप सबसे पहले क्या करोगे, सबसे पहले आप मास ऑफ, इधर सुनना जरा, आप मास ऑफ एम्प्टी बीकर नोट डाउन कर लो, कि नहीं। फर्ज करो कुछ ना कुछ ग्राम्स तो आएगा, मिसाल 100 ग्राम्स आ गया, सपोज कर रहा हूं फॉर एग्जाम्पल, खाली बीकर रखा तो जी इधर रीडिंग लिखी हुई आई 100 ग्राम्स, एक मिसाल दे रहा हूं। अब स्टेप 2 में क्या करोगे, एम्प्टी बीकर का वजन पहले नाप लिया, अब इनमें क्या डाल दो, अब इनमें वो 600 पेलेट्स भी डाल दें। तो जब आप इनमें 600 पेलेट्स डालोगे तो अब आपके पास मास ऑफ बीकर प्लस द पेलेट्स दोनों नहीं आ जाएगा। सपोज करो ये आ रहा है जी 300 ग्राम्स, मिसाल 300 ग्राम्स आ गया। तो मुझे बताओ कि फिर मास ऑफ पेलेट्स ओनली कैसे निकलेगा। बताइए, आप में से चंद रिपीट मांग रहे थे, तो अब समझ आई, जरा बताना रीडिंग वाइज मास ऑफ पेलेट्स ओनली कैसे आएगा। आप इस रीडिंग 300 में से माइनस कर दो एम्प्टी बीकर का मास, तो 200 ग्राम्स ये जो आंसर आएगा फॉर एग्जांपल, क्या ये पेलेट्स ओनली का मास नहीं होगा। तो देखो, साइंस स्टूडेंट को मसले का हल निकालना आना चाहिए, यही सीखना है तालीम से, यही सीखना है यार ऐसी सिचुएशन में क्या करूं, अकलमंदी क्या है, लॉजिकल तरीका क्या है। ठीक है, तो अब आओ जरा, अच्छा हम जब आंसर करेंगे ना तो हम इनको डिजिटल रीडिंग्स के बजाय, मैं एम्प्टी बीकर के मास को M1 कह दूं, इनिशियल मास, और बीकर प्लस पेलेट्स के मास को मैं 300 बोलने के बजाय M2 कह सकता हूं। तो बताओ पेलेट्स ओनली करते हुए फिर हम क्या जवाब देंगे। तो ये डिजिटल रीडिंग्स खुद से नहीं देते, इससे बेहतर है इनको जनरल फिगर्स दे देते हैं, M1 M2। तो फिर मास ऑफ पेलेट्स ओनली के लिए M2 माइनस M1, जबरदस्त, जैसे वॉल्यूम के लिए फाइनल माइनस इनिशियल करते थे। क्यों बच्चों, तो यहां तक कुछ क्लैरिटी हो रही है चीज की। ये मैं अभी आपको जवाब नहीं लिखवा रहा, आई एम गिविंग यू एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट यू आर गोइंग टू डू। इसीलिए देखो चैप्टर 1 2 3 तक थोड़ा टाइम लग जाता है, उसके बियॉन्ड आप देखना आपका फ्लो बड़ा जबरदस्त बन जाएगा, बहुत मजेदार फिजिक्स है उसके आगे भी। तो ये आपके पास आ गया फिर ऐसे M2 माइनस M1 करके पेलेट्स ओनली का मास, क्या नहीं। जी जी इंशाल्लाह, आप देखिएगा पिछला तो करने के बाद और भी फिट हो जाएगा। अब हालांकि डेंसिटी जिन्होंने पीछे पढ़ा नहीं उनके लिए थोड़ा मुश्किल है ये समझना, बट आई एम रियली हैप्पी कि आप लोग मिस करने के बावजूद चंद लोग बहुत अच्छा समझ रहे हो। तो आप सोचिए जब समझ के आओगे तो फिर क्या हालात होंगे, और बेहतर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अब जरा एक मिनट सुनो। जी जी बिल्कुल। तो इंशाल्लाह और भी इसको मैं क्लियरली, मैंने आपको कहा ना, सी माय कमिटमेंट विद यू इज कि अनलेस ईच एंड एवरी पर्सन इन द क्लास अंडरस्टैंड्स, आई विल नॉट प्रोसीड। आपने बस इतनी हेल्प करनी है कि जब तक समझ ना आए आगे मत जाने देना मुझे। तो इधर आपको हर सब्जेक्ट टीचर से इंशाल्लाह यही कोऑपरेशन मिलेगी। एंड
तो अब देखिए ये आपके पास पैलेट्स आ गया। अच्छा अब आ जाओ, तो डेंसिटी के लिए एक मरहला तो हल हुआ। क्या ख्याल है, पैलेट्स का मैथ तो बड़े सुकून से एक एक्यूरेट तरीके से निकल आया कि पहले एम्प्टी बीकर का वजन नाप लिया, फिर उसमें 600 पैलेट्स डाली और उस न्यू रीडिंग में से एम्प्टी बीकर के मैथ की रीडिंग उड़ा दी, तो पीछे पैलेट्स ओनली बच गए कि नहीं? जी जी, आंसर अभी नहीं किया, मैं सिर्फ इसका वो बता रहा हूं। अब आ जाओ अगली बात पे। नाउ वी नीड टू गेट द वॉल्यूम ऑफ द पैलेट्स। तो उसके लिए तो प्रोसीजर पीछे सीख के नहीं आए हुए हो बच्चों। इन छोटी छोटी पैलेट्स का वॉल्यूम निकालने का क्या तरीका है कि सबसे पहले आप मेजरिंग सिलेंडर में, ये ओरली सुन लो, मैं फिर इसके सवाल के जवाब पे आता हूं। आपको पहले एक मेजरिंग सिलेंडर में क्या डालना पड़ता है, एक नोन वॉल्यूम ऑफ पानी, उसका रीडिंग क्या बोलते हो, V1। सुन लो, अब उनमें जब हम 600 पैलेट्स जेंटली इमर्स कर देंगे ऐसे, ये सारी 600 की 600 पैलेट्स, तो ये लेवल राइज करके न्यू रीडिंग आ जाएगी इसकी V2। तो अब हमें वॉल्यूम ऑफ द पैलेट्स निकालना होगा, तो क्या करेंगे, V2 माइनस V1 करेंगे। बिल्कुल ये पुरानी बात होगी। अब देख रहे हो पुराना सीखा हुआ भी अप्लाई हो रहा है। क्लियर है? फंसी ये बात हम पढ़ेंगे, आपने भी थोड़ा मिस किया विषय के जनरल आंसरिंग में ना, यू नेवर गिव फिगर्स फ्रॉम योर साइड, इंस्टेड यू कैन गिव एनी एल्जेब्रिक अमाउंट। तो वो तो प्रैक्टिकल करके जो मैथ्स निकलेगा वही मानेंगे। यू कांट से फॉर एग्जांपल 100 ग्राम्स, बट फॉर अंडरस्टैंडिंग यू कैन से। बट इन जनरल आंसरिंग, अभी मैंने इसका आंसर पूरा लिखवाना है, 10 मार्क्स का क्वेश्चन था जो मैंने लास्ट टाइम इन्हें लिखवाया था, उसकी एक अंडरस्टैंडिंग देख रहे। ठीक है, अभी टेंशन ना लो, आप में से बहुत से बच्चों ने कुछ इतना खास पीछे ज्यादा मिस नहीं किया हुआ। थोड़ा सा काम है, वो इंशाल्लाह कवर करके आगे हम चलेंगे, तो पेस हमारी आहिस्ता आहिस्ता बिल्डअप होती है। तो टिल दिसंबर आपका सारी बेस कंप्लीट हो जाती है, उसके बाद तो आप देखना, आपको बताऊंगा और बात समझ में आने शुरू हो जाएगी बेहतरीन किस्म। तो अब जरा बच्चों देखिए, ये वॉल्यूम ऑफ द पैलेट्स आ गया V2 माइनस V1 करके। अब मुझे एक बात बताओ, तो गौर कीजिए बच्चों कि अब आपके पास मैथ्स निकल आया इस बात के जरिए, ये मैथ्स की रीडिंग इधर आ गई, वॉल्यूम इधर से आ गया। तो अब तो फिर डेंसिटी का फॉर्मूला लगाएंगे। क्या ख्याल है, मैथ्स ओवर वॉल्यूम, तो आपके पास रीडिंग्स नहीं निकल आएंगी डेंसिटी की। तो अगर कभी लेबोरेटरी में प्रैक्टिकली आपको ऐसा करना पड़ जाए, तो क्या करोगे, ऐसे ही करोगे ना? क्या ख्याल है, यस और नो? अब इससे एक सवाल से देखिएगा, आपका दिमाग बड़ा फिट खुलने वाला है। दुनिया की हर चीज की डेंसिटी आप निकाल सकते हो, बट अब जरा मैं आपको एक सेंस दूंगा, इससे थ्रू फिर आप देखिएगा। जरा 1 मिनट रुकना। तो डेंसिटी तो निकल आई। अब उसने आपसे क्वेश्चन में ये कहा था, जरा आप सुनो। पहला पार्ट ए में उसने कहा था लिस्ट ऑफ ऑपरेटर्स दैट यू नीड, तो वो तो हमने बताया जी, ये चाहिए। फिर उसने कहा कि दूसरा पार्ट बी में क्या कहा था, एनी मेजरमेंट्स दैट आर नीडेड, उसका जिक्र करो। तो मेजरमेंट्स कौन कौन सी थी, एक तो मास ऑफ एम्प्टी बीकर, फिर मास ऑफ द पेलेट्स और बीकर, फिर मास ऑफ पेलेट्स ओनली। फिर आपने वॉल्यूम ऑफ वाटर निकाला, फिर पेलेट्स डाल के वॉल्यूम, फाइनल वॉल्यूम, फिर वॉल्यूम ऑफ पेलेट्स निकाला। अच्छा एक और उसने सवाल किया था, फिर उसने कहा था कि जी राइट डाउन एनी फॉर्मूला दैट यू विल यूज। तो फिर हम डेंसिटी इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम का लिख के, अब ये जवाब क्रिएट हो रहा है। दिस इज हाउ यू विल प्लान इन योर माइंड्स। अच्छा अब उसने एक चौथा पार्ट पूछा था कि जी कुछ प्रिकॉशंस जो इस तजुर्बे के दौरान लेनी चाहिए, वो आप लिखें। तो प्रिकॉशंस भी पीछे पढ़ के आए हुए हो मेरे साथ कि ये वॉल्यूम्स की रीडिंगें लेते हुए क्या क्या प्रिकॉशनें होती हैं, याद है? वो पैरेलैक्स एरर अवॉइड करना, फ्लैट सरफेस पे एक्सपेरिमेंट को, सिलेंडर को रखना, और लोअर मेनिस्कस पढ़ना, जेंटली इमर्स करना, और टैप करके फाइनल वॉल्यूम से पहले। नहीं आयशा, इधर थिन थ्रेड तो यूज नहीं होगा। अब 600 पैलेट्स के साथ हम धागे बांधेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा कि नहीं? तो यहाँ धागे की जरूरत नहीं, जेंटली बस ऐसे लोअर कर दो। अच्छा जी, एक इसमें बड़ी काम की प्रिकॉशन जो आपके लिए नहीं है, जी बिल्कुल वही लैब कंडीशंस एंड ऑल दैट स्टोरीज। मैं भी पूरा लिखवाऊंगा एक बार इसको ग्रैंड आंसर। मेरा आपसे एक सवाल है, टेल मी एवरीबडी कि यार इसमें एक प्रिकॉशन बड़ी ही अहम है, अपार्ट फ्रॉम वट जो आपने पहले पढ़ा। कैन एनीबडी टेल मी कि इसमें एक नई प्रिकॉशन है लेकिन बड़े काम की बात है? फिर मैं आता हूं उस बात पे कि जी एक एक ही पैलेट का क्यों नहीं निकाला, इतनी ख्वारी क्यों कर रहे हैं?
नहीं नहीं, ये तो पुरानी है। फ्लैट सरफेस, पैरेलैक्स एरर, लोअर मेनिस्कस, एम्प्टी बीकर, स्लोली ऐड पेलेट्स, ये तो पुरानी कहानियां है ना। तो मैं आपसे एक बड़ी काम की बात पूछ रहा हूँ, किसी को दिमाग में आइडिया, सी दिस इज हाउ मैं आपकी क्यूरियोसिटी और थोड़ी सी जरा इंक्विजिटिव नेचर जो साइंस स्टूडेंट की होनी चाहिए बढ़ेगी, तो दिमाग फिर आपका जिंदगी में भी बातों पे सोचेगा। बताइए वैसे क्या आपको लगता है कि इसमें ह्यूमन एरर तो चलो ठीक है, ये भी पुरानी कहानी, हम देखते हैं इसको भी कि ह्यूमन एरर कैसे होगा इसमें और किस नहीं होगा। जोहेर आप ऐसे कुछ करीब हद तक पहुंचे हो, लेकिन टेक मैस ऑन दी अर्थ, ऑब्वियसली हम अर्थ पे ही ये एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, तो और क्या हो सकता है। डोंट लूज पेलेट्स, ये भी चलो इतनी कोई नई बात नहीं है। मशीन एरर, ये भी पुरानी बात है। चलिए कोई बात नहीं, अभी हम चूंकि स्टार्ट कर रहे हैं, बट माशाल्लाह आप लोग बहुत करीब मुझे आंसर्स दे रहे होते हैं और बहुत अच्छा आप लोग दिमाग सोचने वाला है। तो मैं अगर आपको एक क्लू दूं, बच्चों एक बात बताओ, चलो आपको एक इशारा देता हूँ। वो नई तरीन बात यह है इसमें कि क्या इन पेलेट्स का पहले मास ढूंढना चाहिए इस तजुर्बे में, या पहले वॉल्यूम? बोलिए। चले मुझे इसका जवाब दे दो, पहले मास ढूंढें या पहले वॉल्यूम? मास। एक बंदा वॉल्यूम वाला है। वॉल्यूम वाला क्यों है जी? तो देखो, इस एक सवाल से ना ये मजे की लर्निंग होगी कि यार हमें समझ आए क्यों। इस तरह मैं आपके साथ बहुत डिस्कशन, आपकी ये नेचर बढ़ाऊंगा इसमें सोचने वाली। जी बिल्कुल सही है। देखिए, पहले मास ढूंढना चाहिए। अच्छा, क्या वजह है? इसलिए पहले मैच ढूंढना चाहिए कि फॉर्मूला में ये न्यूमरेटर में आ रहा है, तो पहले मैच ढूंढ लो, ये वजह है। हाँ जी, ये बड़ी जबरदस्त बात है, माशाल्लाह, वेरी गुड। अब देखो पहुंच गए जवाब तक। हाँ जी, तो पहले हमें बच्चों मैथ्स इसलिए ढूंढना चाहिए कि पेलेट्स ड्राई होंगी। ड्राई पेलेट्स का मैथ्स चाहिए ना। अगर कोई बच्चा मैथ्स से पहले, हाँ जी देखो अब दिमाग पहुंच गया, मैथ्स से पहले अगर वो इधर से पानी से वॉल्यूम निकाल ले वही गीला करके, तो जब गीली पेलेट्स का फिर मैथ्स ढूंढेगा, तो मुझे बताओ उन गीली पेलेट्स का उसके साथ साथ क्या वाटर के कंटेंट, वो जो कतरे लगे होंगे पेलेट्स के साथ, पेलेट्स के ओरिजिनल मास से ज्यादा मास निकलेगा या थोड़ा? जी, पेलेट्स का मास बढ़ जाएगा। इसलिए हमेशा तजुर्बों में पहले मास ढूंढने चाहिए ड्राई चीज का, फिर आपने उनका वॉल्यूम ढूंढना। यू गेट इट? क्यों जी, कुछ दिमाग अब चल रहा है ना। देखिए अब सा होगा, माइन्यूट चेंज हो बेशक, लेकिन 600 पैलेट्स के साथ सपोज एक एक कतरा भी लगाओ, तो 600 कतरे तो ये बन गए। 600 कतरे का मैच देख लो फिर किधर पहुंचेगा, कि नहीं। इस वजह से पहले ड्राई पैलेट्स। क्या ख्याल है? तो मुझे ये बताओ कि वंस यू आर डन विद दिस, तो अब ये तो एक प्रिकॉशन ही होगी और बाकी वही पुरानी वाली कहानियां। तो बच्चों, नाउ आर वी रेडी? आर वी रेडी टू गेट एन आंसर फॉर दिस? क्यों जी? अब जरा आते हैं जी, इसका एक खूबसूरत सा आंसर क्रिएट करते हैं कि थोड़ा प्रॉपर इंग्लिश के साथ हमें जवाब कैसे लिखना चाहिए था। बट सी, आप अपने सवाल को दिमाग में रखो। उसने क्या कहा था, योर आंसर शुड इंक्लूड द लिस्ट ऑफ ऑपरेटर्स टू बी यूज्ड। अब आप उसको ना ABCD वालों पार्ट्स का जवाब देते जाओ। आप सबके सामने वो सवाल पड़ा हुआ है, दोबारा रिपीट दे रहा हूं। कहता है 600 पैलेट्स आपको दी गई हैं, आपने उनका डेंसिटी ढूंढना है एज एक्यूरेटली एज पॉसिबल। कहता है योर आंसर, आपने डिस्क्राइब करना है एक एक्सपेरिमेंट टू डू दिस, और आपने बताना है जवाब में लिस्ट ऑफ ऑपरेटर्स टू बी यूज। तो पहले पार्ट में तो लिखो कि वी नीड, अब उसका मैं देखो ये ए पार्ट का आंसर ही लिख रहा हूं बट बुलेट पॉइंट्स में, कि वी नीड एन इलेक्ट्रॉनिक मास बैलेंस। सी साइंसेज में ना यूं चीजों को सोचते हैं। अब ये कहने को एक तजुर्बा है सिंपल सा, लेकिन ये देखना आपको दिमाग खोलेगा, और अब मैं आपको कोई भी सिचुएशन दूंगा, यू विल बी एबल टू गेट इट। तो कहते हैं वी नीड एन इलेक्ट्रॉनिक मास बैलेंस, फिर क्या करेंगे? वी नीड एन इलेक्ट्रॉनिक मास बैलेंस, एन एम्प्टी बीकर। तो देखें, इस तरह हमने कभी भी चीजों को स्कूलों में नहीं देखा होगा पिछले सालों में, तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि पुराने कॉन्सेप्ट्स को जरा आप दिमाग से निकाल के फिर बैठा करो। अब ये नई क्रिएट करनी है चीजों को, जो कैम्ब्रिज के वर्जन में चीजें चाहिए जिस तरह। तो वी नीड एन इलेक्ट्रॉनिक मास बैलेंस, एन एम्प्टी बीकर एंड अ मेजरिंग सिलेंडर। देखो पानी एपरेटस नहीं है,
apparatus कहते हैं वो जो लैब इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, बंदा apparatus नहीं है, ठीक है। तो उसमें हमने इलेक्ट्रॉनिक मास बैलेंस, एम्प्टी बीकर एंड मेजरिंग सिलेंडर, ये हमें चाहिए होगा। अब मुझे एक बात बताओ, ये तो हो गया उस ए पार्ट का आंसर जी, ये नीट आंसर है जी। अब ये उस पूरे सवाल का एक फुल आंसर लिखवा रहा हूं कैम्ब्रिज वर्जन का, जैसे आपको एग्जाम में लिखना चाहिए। तो लिस्ट ऑफ ऑपरेटर्स जो चाहिए वो लिख दिया, ठीक। अब बताओ बी पार्ट में क्या बोला था, जरा बी पार्ट के क्वेश्चन को पढ़ो जो उसने कहा था योर आंसर शुड इंक्लूड। बी पार्ट में उसने क्या बोला था कि आपके जवाब में क्या इंक्लूडेड होना चाहिए, मेजरमेंट्स टू बी टेकन, जी मेजरमेंट्स टू बी टेकन। अब बताओ क्या नाप तोल करना है। तो सबसे पहले तो मास का जिक्र करो, तो आप बोलोगे कि यूजिंग एन इलेक्ट्रॉनिक मास बैलेंस, यूजिंग एन इलेक्ट्रॉनिक मास बैलेंस क्या मेजर करेंगे सबसे पहले, यूजिंग एन इलेक्ट्रॉनिक मास बैलेंस measure the mass of empty beaker। अब दिमाग में एक वीडियो क्लिप बनाओ इस पूरे प्रोसेस की, समझ रहे हो कि देखो एक दिमाग में सोच डालो कि यार अच्छा पहले वो जैसे इलेक्ट्रॉनिक मास बैलेंस पड़ा हुआ है, उस पे एक एम्प्टी बीकर रखा हुआ है, उसकी रीडिंग नीचे से नोट करके हमने लिख ली। तो मेजर यूजिंग द इलेक्ट्रॉनिक मास बैलेंस, अच्छा अभी बुलेट पॉइंट्स में लिखो, एग्जाम में पैराग्राफ में लिख सकते हो, वहां जगह कम होती है चूंकि। यहाँ बुलेट पॉइंट्स लिखो ताकि याद करने में आसानी हो। यूजिंग एन इलेक्ट्रॉनिक मास बैलेंस मेजर द मास ऑफ द एम्प्टी बीकर एज m1। जनरल आंसर्स में m1 लिखते हैं। अब ये मैं आपको सपोज वो बी पार्ट, असल में तो ये एक पूरा सेट बनेगा ना, ऐसे ABCD करके जवाब ना दो, बस उधर से पढ़ते जाओ और लिखते जाओ। जी सामने एक ही बात है, अगर मैं यूं लिख लूं या उस तरह लिख लूं, एक्चुअली आंसर पैराग्राफ में ही आएगा। तो क्या है, मेजर द मास ऑफ द एम्प्टी बीकर एज m1। फिर नाउ ऐड द pellets टू द बीकर, नाउ ऐड pellets टू द बीकर, ठीक है। मेजर द मास of the empty beaker as m1, now add the pellets to the beaker and measure the mass of the beaker and pellets both as m2, ठीक है। अब हम बोलेंगे कि जब दोनों रीडिंग्स आ जाएं तो सब्ट्रैक्ट m1 फ्रॉम m2, याद है इस तरह बोलते हैं, m1 फ्रॉम m2 उड़ाना है ना, सब्ट्रैक्ट m1 फ्रॉम m2 टू गेट the mass of the mass of the pellets only, ठीक है। तो इस स्टेज तक तो बच्चों मास की मेजरमेंट की कहानी पूरी हो गई या नहीं। अब क्या करें, नाउ व्हाट, कंटिन्यू करते जाएंगे कि मास निकल आए, अब वॉल्यूम की कहानी है। तो ये भी बी पार्ट ही चल रहा है। अब हम बोलेंगे कि जी एड अ नोन वॉल्यूम ऑफ वाटर टू द मेजरिंग सिलेंडर, add a known volume of water to the measuring cylinder and note down its reading as V1, क्या नहीं। फिर हम बोलेंगे gently immerse all the pellets into the water in the cylinder and to gently immerse the pellets into the water in the cylinder। और ये भी एक प्रिकॉशन इधर ही लिख देते हैं, एंड टैप द सिलेंडर, याद है, टैप द सिलेंडर
a few times before noting down the final volume as V2. याद है? ये भी पहला ही पेज है ईशान, फर्स्ट पेज है। अच्छा अयान, आपने आई थिंक मेरे साथ स्टार्ट मिस किया हुआ है ना, तो ये टैप क्यों करते हैं ये हम पीछे वाला कोर्स जब आपको कवर कराऊंगा ना, रिकॉर्डिंग्स में मिलेगा तो आपको समझ आ जाएगा, डोंट वरी। फिलहाल लिख लें। अभी तो आई एम नॉट बाइंडिंग एनीबडी ऑफ यू जिसने मेरे साथ पिछला पोर्शन मिस किया हुआ है, तो इनशाला वो कवर हो जाएगा, तो ये आपको फिर से क्लियर समझाएंगे। जी थैंक यू शैन, बहुत शुक्रिया जी। एहसान, मैं आऊंगा इस पेंड पे, पहले जरा इसको देखो, यहां तक देखिए। तो जेंटली इमर्स ऑल द pellets into the water in the cylinder and tap the cylinder a few times before noting down the final volume as V2। देखो ये थोड़ा सा राइटिंग स्टाइल आपको ना कैम्ब्रिज का बड़ा एक ऑर्गेनाइज भी करता है जिंदगी में कि यार पहले ये करो, फिर ये स्टेप, फिर ये स्टेप, काफी आसान हो जाता है जी। तो ये तो आ गया फाइनल वॉल्यूम ऐसे। अब मुझे बताओ, should I go to the next page जी? जी फंसी वही वजह थी कि टैपिंग इसलिए करते हैं ताकि वो जो डिजॉल्व्ड एयर बबल्स हैं वो निकल जाएं। जबरदस्त यार, आपको तो पहले से पता है। चलिए ये कराएंगे आपको लॉजिक के साथ। तो फिलहाल नोट्स में ना हमेशा बुलेट पॉइंट्स, आंसर्स के बुलेट पॉइंट्स फॉर्मेट लिखा करो। एग्जाम में आप फिर पैराग्राफ में लिख सकते हैं। अहमद, वाटर इसलिए यूज करना है कि वॉल्यूम फिर कैसे ढूंढेंगे पेलेट्स का। हो गया बच्चों? जी मोमिना, उधर असल में स्पेस कम होती है ना, तो वहां पैराग्राफिंग में फॉर्म में जगह बच जाती है। बट नोट्स में लर्निंग के लिए सबसे बेस्ट स्टाइल होता है बुलेट पॉइंट्स। इससे पता होता है ना हर पॉइंट अलग अलग कैसे है। तो पैराग्राफ में तो सिर्फ बस जोड़ना ही है ना, हो जाएगा। बच्चों शुड आई प्रोसीड? तो अब तक तो फाइनल वॉल्यूम V2 की रीडिंग तक आया हूं। अभी इन्हें वो माइनस करने वाली बात रहती है। एनीबडी वांट्स मी टू स्टे जी अभी, या शुड आई प्रोसीड? अच्छा फीस कह रहे हैं जी, रुक जाए थोड़ा, चले 2 मिनट रुक जाते हैं। करो भाई ये जल्दी से। फीस हो गया आपका? जी जी रूबा बताइए। देखिए बच्चों, ऐसे ऑफ द लाइंस मत जाया करें, जितनी अवेलेबल स्पेस हो उसके अंदर ही रहना है। जी वालेकुम सलाम। अच्छा बच्चों, अब यहां तक हो गया, तो आइए जरा अब नेक्स्ट पे। अब अगला बुलेट पॉइंट आप लिखोगे कि सब्ट्रैक्ट V2 फ्रॉम V1। ये मैं सही कह रहा हूं? इज दिस राइट? सब्ट्रैक्ट V2 फ्रॉम V1। हाँ सर, नीचे करके छापने नहीं रहना, सोचना भी है कि मैं सच बोल रहा हूँ या गलत कर रहा हूँ। तो सब्ट्रैक्ट V1 फ्रॉम V2 होता है बच्चों। अंग्रेजी देखो ना, V1 छोटा अमाउंट है, उसे V2 में से उड़ाना है। सब्ट्रैक्ट V1 फ्रॉम V2, तो ये क्या दे देगा? टू गेट द वॉल्यूम ऑफ, टू गेट द वॉल्यूम ऑफ द पेलेट्स ओनली। अग्रीड? तो भैया यहां तक आपके पास पेलेट्स का वॉल्यूम निकल आया।
मास उधर पीछे से निकल आया, वॉल्यूम इससे निकल आया। अब उसने एक सी पार्ट में कुछ और कहा था, तो मेजरमेंट्स तो ये निकालनी है बस। नाउ टेल मी, उसने कहा कि राइट डाउन, सी पार्ट पढ़ो जरा अपना सवाल में, सी पार्ट पढ़िए क्या बोला उसने। सी इज हेल्पिंग यू के जवाब इस तरह क्रिएट करना है। सी में बोला उसने कि राइट डाउन एनी फॉर्मूला यू यूज। कहते जी कि आप डेंसिटी ढूंढने के लिए फिर लिखो फॉर्मूला क्या होगा, तो सी में क्या बोलेंगे हम? फिर हम लिखेंगे जी बाय यूजिंग द फॉर्मूला। अब फॉर्मूला कौन सा यूज करोगे डेंसिटी ढूंढने के लिए? फॉर्मूला सिंगुलर की स्पेलिंग होती है FORMULA, LAE जो लगाते हैं ना वो प्लूरल होता है। तो बाय यूजिंग द फॉर्मूला। अच्छा बच्चों, जब थ्योरेटिकल आंसरिंग में लिखते हो ना, कर रहे हो, दूसरा ना, मैं जब इधर लिख रहा होता हूँ तो ऑब्वियसली आई एम लुकिंग डाउन ऑन द पेज, ठीक है? तो इस वजह से आपका सवाल शायद मिस हो जाता होगा। जी जी, शुक्रिया जी, थैंक यू अब्दुल्ला बिलाल, बहुत मेहरबानी। तो बाय यूजिंग द फॉर्मूला डेंसिटी इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है? तो बाय यूजिंग द फॉर्मूला डेंसिटी इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम, क्या करेंगे? वी विल फाइंड द वॉल्यूम, सॉरी द डेंसिटी ऑफ द पेलेट्स, ठीक है जी? यहां तक क्लियर है जी? अब जरा देखिए, अब आगे क्या किया जाए। जरा देखो बच्चों, लास्ट में उसने कहा कि गिव द प्रिकॉशंस, तो सबसे पहली प्रिकॉशन पता है क्या लिखेंगे? डी पार्ट में उसने कहा था ना, राइट डाउन एनी प्रिकॉशंस दैट यू शुड टेक। तो आपको ये करना पड़ेगा डी पार्ट में कि देखिए, पहली प्रिकॉशन तो आप लिखोगे कि मेजर द, पहली प्रिकॉशन तो ये है कि मेजर द मास ऑफ ड्राई पेलेट्स बिफोर फाइंडिंग देयर वॉल्यूम। एहसान बच्चे, आप पूछ रहे थे कि सर ये वो पहले मास ढूंढने वाली बात, तो आपका जवाब दे रहा हूं, सुनना। देखिए, हमें पहले ड्राई पेलेट्स का मास एहसान इसलिए मेजर करना चाहिए कि अगर पहले वॉल्यूम नाप लिया वो पानी से गीला करके, तो फिर जब वो गीली पेलेट्स निकालोगे, या तो बैठ के जनाब एक एक पेलेट को टिश्यू पेपर से साफ करो, सुखाओ, फिर डालो, तो बड़ा लंबा काम हो जाएगा। तो उससे बेहतर अकल की बात यह है कि पहले ड्राई पेलेट्स का मास नाप लें ताकि प्योरली पेलेट्स का मास निकले। एहसान क्यों? समझ आ रहा है? ये टोटल लैला क्वेश्चन जो है ना 10 मार्क्स का, तो ये सारे बुलेट पॉइंट्स होने चाहिए। अच्छा, तो पहले वॉल्यूम ढूंढ लिया, तो फिर तो गीली पेलेट्स मास बैलेंस पे रखोगे तो आपको क्या होगा? जी रूबा, आप दोबारा पूछ लीजिए बच्चे, मैं आंसर कर देता हूँ आपको। वैसे आई ट्राई माई लेवल बेस्ट कि किसी का कोई सवाल मिस ना हो, लेकिन कोई बात नहीं, यू कैन आस्क देम अगेन, आई विल आंसर। नहीं नहीं, मैं अपसेट बिल्कुल नहीं होता जी, कोई ऐसी बात नहीं, बोलिए। तो लिख दीजिए, मैं आपको दोबारा आंसर कर देता हूँ। जी जी, तो मुझे बताइए बच्चों कि यहां तक आपको क्लैरिटी हुई सबको? एहसान, चलिए। तो मेजर द मास ऑफ द ड्राई पेलेट्स बिफोर फाइंडिंग देयर वॉल्यूम, ठीक है? वैसे इसमें अब और पूछना क्या आप चाह रहे हैं, मुझे जरा बताइए तो सही कि मैं देखूं कोई और कौन सी साइंस लग रही है। पूछ लीजिए। जी जी, तो ये हो गया जी मेजर द वॉल्यूम। अच्छा, बाकी प्रिकॉशंस तो पुरानी वाली है कि प्लेस द मेजरिंग सिलेंडर
प्लेस द मेजरिंग सिलेंडर ऑन अ फ्लैट सरफेस, क्या नहीं याद आ रहा है? प्लेस द मेजरिंग सिलेंडर ऑन अ फ्लैट हॉरिजॉन्टल सरफेस, ठीक है। फिर दूसरी बात, प्लेस द मेजरिंग सिलेंडर ऑन अ फ्लैट हॉरिजॉन्टल सरफेस, फिर अवॉइड पैरेलक्स एरर। अवॉइड पैरेलक्स एरर ये हम पढ़ेंगे आगे, याद है मैंने इस बात को एक्सप्लेन नहीं किया हुआ। अवॉइड पैरेलक्स एरर बाय प्लेसिंग द लाइन ऑफ साइट exactly perpendicular to the scale. Avoid parallax error by placing the line of sight exactly perpendicular to the scale. फिर क्या करेंगे? फिर read the correct meniscus, याद है? Read the correct meniscus and perform the experiment in standard lab conditions. ये सबसे आखिरी प्रिकॉशन होती है, लेकिन चलो। तो ये इसका एक फुल फ्लेज आंसर है। नहीं रूबा, प्रिकॉशंस को साइड बाय साइड लिखना कोई हर्ज नहीं है, बट इधर चूंकि सवाल ऐसा है ना, ABCD करके पूछ रहा है, तो आप ए का जवाब ए में दो, बी का बी में दो, सी के बुलेट पॉइंट सी में लिखो, डी के डी में लिखो। बट इफ यू राइट देम साइड बाय साइड इवन, परफेक्ट है, डजंट मैटर। अब देखो ना, आई डिडंट मेंशन दोस टू प्रिकॉशंस ऑफ टैपिंग एंड जेंटली इमर्सिंग, अब क्योंकि पीछे करके आ चुका हूं, समझ रहे हो? जी बिल्कुल, ये कट कॉपी आपको मार्किंग स्कीम से इंशाल्लाह बहुत ज्यादा यूज कर देंगे। नहीं, पेलेट्स को आमना आप कैसे थ्रेड के साथ इमर्स करेंगे? वो तो बहुत छोटे छोटे छरे हैं और वो 600 है तादाद में।